हेलो एवरीवन, आई होप सभी मौज में होंगे एंड मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी फंडामेंटल सीरीज़ के अंदर अब तक जो हमने पढ़ा ऑलमोस्ट 3 लेक्चर तो आपके हो चुके हैं। ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला मुझे आपका, अलग से मैसेज भी आए एंड कुछ डाउट्स है। आई होप सारे के सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ऑलमोस्ट 3 लेक्चर हम ले चुके हैं, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा कर ली, काफ़ी डीपली कर ली है। आइए आज जरा सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक, सब्जेक्ट को इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जो हमारा है इंग्लिश सिलेबस का, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं। वो चैप्टर बेटा वो बेमतलब का बना हुआ है। तो लेट्स सी, आपके जो एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं, जरा उन क्वेश्चन का निपटा लेंगे हम और थोड़ी अच्छी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट को लेकर। क्लियर है? तो आइए आज फिलहाल हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इसमें कुछ सेंटेंस लेने वाला हूँ और इन्हीं सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको 3 वर्ड, फिलहाल इज, बेसिकली 2 ही हैं, इज और आर, आपको ये फिल करना है। तो मैं जितने भी सेंटेंस मैं लिखने वाला हूँ उन सब सेंटेंस के अंदर आप कमेंट कीजिए कहाँ पर इज आना है, कहाँ पर आर आना है। फिर बता दूँ, जैसा सब्जेक्ट होगा ठीक वैसा ही आपका प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट की शुरुआत किससे होती है? वर्ब से होती है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब कैसे होगी? सिमिलर। बाई चांस अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब कैसे होगी? प्लूरल। तो आइए देखिए, आप खुद समझना फिलहाल इन सभी सेंटेंसेस में आंसर क्या आएगा। पहला सेंटेंस लेते हैं, ऑल द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी डैश यूज्ड फॉर रिसर्च। रिसर्च किस पर साथ दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, यहाँ पे रिसर्च लिखा हुआ है। तो पहला सेंटेंस क्या है? ऑल द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी डैश यूज्ड फॉर रिसर्च। अब बड़ा एक काम करना है, इसमें फिलहाल इज लगाओगे या आर, आपको एक कमेंट करना है। आप कमेंट कीजिए, तब तक जरा मैं कुछ सेंटेंस और लिखता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड बी, द ओनर ऑफ दीज फ्लैट्स डैश आर रिच मैन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन सी, सम ऑफ द प्लेयर्स डैश स्टैंडिंग इन द ग्राउंड। वही काम करना है, हर एक सेंटेंस में कहाँ पर इज आना है, कहाँ पर आर आना है, आपको ये कमेंट करना है। क्वेश्चन डी, some of your news dash fake। Question E, my father and teacher डैश कमिंग टुडे। तो फिलहाल इस सेंटेंस के भी अंदर आपको देखना है कि इज फिल करोगे या आर, कमेंट कीजिए। अगला सेंटेंस है, माय फादर एंड माय टीचर डैश कमिंग टुडे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन जी, आवर प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर डैश कमिंग टुडे। तो बड़ा पढ़ना तो बहुत कुछ है आज सब्जेक्ट के बारे में। एक काम करते हैं, जरा पहले इन 6-7 सेंटेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे चलेंगे और इसमें कुछ नई बातें भी सीखेंगे। तो ये 6-7 सेंटेंस है आपके। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, बेहतर रहेगा। माय ब्रदर एंड सिस्टर डैश कमिंग टुडे। मैंने जानबूझ के इन सभी सेंटेंस के अंदर लास्ट वाला जो वर्ड है यहाँ पे वर्डिंग्स हैं
वो सेम रखी है, कमिंग टुडे कमिंग टुडे कमिंग टुडे, हर डैश के अंदर हर सेंटेंस में वर्डिंग क्या सेम है हमारी। अब चेक ये करना है कि इन सभी सेंटेंसेस का जो आंसर है क्या वो सेम है, क्या हर जगह इज होगा या हर जगह यहाँ पे आर करोगे, यही तो खेल है और यही सीखना हमें। तो कहने के लिए ठीक है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन काफ़ी इजी है, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसकी हम बात करते हैं वो कहलाता है सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट का मतलब व्हाट इज टोल्ड अबाउट अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो होता है प्रेडिकेट, जिसकी शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। तो कहने के लिए दैट्स वेरी इजी, बहुत इजी होता है। लेकिन दिक्कत क्या, जब ये प्रैक्टिकली यूज करते हैं ना हम, तो जो चीज़ दिखाई देती है हम उसको देखते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर या टीचर आपको दिखाना चाहता है वो नहीं देख पाते। तो आइए कुछ उसी कंसेप्ट पर ये है, समझते हैं। बेटा पहला सेंटेंस देखो, हम जानते हैं भाई यहाँ पर वर्ब को यूज करेंगे, अगर हम यहाँ पर वर्ब लगाएंगे तो भाई प्रेडिकेट की शुरुआत किससे होती है, वर्ब से होती है। कुल मिलाकर यहाँ इज या आर जो भी आएगा यहाँ से आपका पूरा प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा। अब यूज्ड फॉर रिसर्च, ये पूरा प्रेडिकेट बन जाएगा। अगर ये पूरा प्रेडिकेट है तो इससे पहले यहां से लेकर यहां तक क्या है, बड़ा ये सब्जेक्ट है। बात क्लियर कि एक सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। अगर प्रेडिकेट की शुरुआत यहां से हो रही हो, यहां से लेकर यहां तक पूरा प्रेडिकेट है, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन समझने वाली बात है कि यहाँ सब्जेक्ट तो काफी लंबा है। अब इसके भी टुकड़े करेंगे तो देखिए, हम जानते हैं बेटा ऑफ क्या है, ऑफ है हमारी प्रीपोजिशन। कल अच्छे तरीके से डिस्कस किया हमने, अगर प्रीपोजिशन यूज करते हैं तो वो किस वर्ड के लिए आया हुआ है, ये ऑफ आया हुआ है दिस लाइब्रेरी के लिए, तो इसका मतलब दिस लाइब्रेरी हो गया ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का। अगर बेटा ये हो गया ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का, तो सब्जेक्ट तो हो नहीं बन सकता। बात समझ रहे हो कि डैश में अगर इज आएगा, हम देखें लाइब्रेरी एक है, बुक्स बहुत सारी हैं, अब या तो बुक्स सब्जेक्ट होगा या लाइब्रेरी सब्जेक्ट होगी। अगर लाइब्रेरी सब्जेक्ट तो इज आएगा, बुक्स तो आर आएगा। कुल मिला के यहाँ तक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से असली सब्जेक्ट कौन है, इफेक्टिव बोलते क्या, इफेक्टिव सब्जेक्ट कौन है, हमें वो फाइंड आउट करना है, उसे बाहर निकालना है। अब या तो बुक्स होगा या लाइब्रेरी होगा। अगर लाइब्रेरी हुई एक है सिंगुलर इज आएगा, बुक्स हुआ बहुत सारे प्लूरल आर आ जाएगा। अब ये चीज देखना, ये फंडामेंटल्स इसलिए कहा गया है कि छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी पहचानने में। बेटा ये ऑफ प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो भी लिखा आएगा वो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो दिस लाइब्रेरी है ये बन गया ऑब्जेक्ट किसका, ऑफ प्रीपोजिशन का। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया फिर ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो बचा क्या, बच गया बुक्स। तो कुल मिला के ये बुक्स इसका सब्जेक्ट है। बात समझे, ध्यान समझना पहला सेंटेंस, फिर कह रहा हूं दिस लाइब्रेरी जो बेटा वर्ड है ये इस ऑफ प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ रहा है, या ऐसे बोल लीजिए कि हमने ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करा दिस लाइब्रेरी वर्ड के लिए, तो दिस लाइब्रेरी वर्ड जो है वो बन गया ऑब्जेक्ट इस ऑफ प्रीपोजिशन का। अगर ये बन गया ऑब्जेक्ट इसका, तो सिंपल सी बात है ये वर्ड मींस लाइब्रेरी यहाँ का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो बचा क्या, बुक्स। अब बुक्स हो गया सब्जेक्ट, अगर बुक्स सब्जेक्ट है, बुक्स कितनी है, बहुत सारी, तो राइट आंसर क्या है, आर। तो इस सेंटेंस का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑल द बुक्स ऑफ दिस लाइब्रेरी आर यूज्ड फॉर रिसर्च। ये समझना। आई होप पहला सेंटेंस ढंग से समझ में आ गया होगा। एक बात और, हमने पढ़ा बेटा प्रीपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट मिलके बन जाती है फ्रेज, तो ये पूरा फ्रेज बन गई। अब या तो एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, सिंपल सी बात। ये ऑफ दिस लाइब्रेरी किसके लिए आया हुआ है, ये आया हुआ बुक के लिए। ये पूरी फ्रेज यूज की गई है बुक के लिए। बुक क्या है, नाउन। अगर वो नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के लिए जो भी चीज आएगी वो एडजेक्टिव कहलाएगी। ऐसे पहचान लो। ये एक तरीका और भी है। ये जो बेटा असली सेंटेंस है वो यहां तक है, ऑल द बुक्स, सारी की सारी किताबें आर यूज्ड फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए यूज होती हैं। लेकिन विच बुक्स, कौन सी किताबें, तो ये रिप्लाई है विच वन का, वो किताबें जो लाइब्रेरी के हैं, ठीक है ना। तो विच बुक, कौन सी किताबें, लाइब्रेरी की। तो बेटा ये विच वन का रिप्लाई है, और कल ही पढ़ा था कि विच वन का रिप्लाई, व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो कुल मिला के हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। तो ध्यान रखना, यहां मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको कि ठीक है सब्जेक्ट आपका काफी लंबा हो सकता है, उसमें आपको पहचानना पड़ेगा इफेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, असली सब्जेक्ट क्या है, मींस असलियत में बात किसकी हो रही है। अब जिसकी बात हो रही है वही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ दो ही वर्ड है, एक बुक है एक लाइब्रेरी है। अब कॉमन सेंस लगा लो बेटा, रिसर्च के लिए किसको यूज कर रहे हो आप,
लाइब्रेरी को, हो भी सकता है, मान लो आपने लाइब्रेरी को कन्वर्ट कर दिया लैब में, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं लाइब्रेरी फिलहाल यूज नहीं होती रिसर्च के लिए, या हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बुक्स को यूज कर रहे हो, तो ये सारा खेल होगा बताएगा ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ बात हो रही है जो बुक्स हैं, बुक्स को यूज करते हैं रिसर्च के लिए, ना कि लाइब्रेरी को। तो बात किसकी हो रही है, बुक्स की हो रही है बेटा, इसलिए वो सब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप पहला सेंटेंस क्लियर होगा। चलो आइए दूसरे पे आते हैं। वही खेल हमने करा, अगर यहाँ वर्ब यूज करनी है तो बेटा इसके बाद तो प्रेडिकेट, तो यहां से लेके पूरा यहां तक क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब या तो बात ऑनर की हो रही मालिक, या बात फ्लैट्स की हो रही है, ये सारे फ्लैट। अगर ये सारे फ्लैट की बात हो रही है आर आएगा, ऑनर की बात तो इज आएगा क्योंकि मालिक एक ही है। देखो दीज फ्लैट्स, बेटा ये तो हो गया ऑब्जेक्ट इज ऑफ प्रीपोजिशन का। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, बचा क्या, ऑनर। ऑनर कितना है, एक, ये सब्जेक्ट रहेगा। लॉजिक वही है ऊपर वाला। और एक बात और, आप कॉम्प्लीमेंट देख लो, ये बी की फॉर्म है बेटा, इसके बाद जो भी लिखा ना सब कॉम्प्लीमेंट है। रिच आदमी कौन होगा, मतलब कोई आदमी अमीर है तो फ्लैट अमीर होगा या आदमी, ऑब्वियसली आदमी अमीर होगा। मालिक ये रहा, मैन लिखा रहा है, मैन मतलब ऑनर के लिए आएगा, तो यही इसका सब्जेक्ट है। बात क्लियर। थर्ड पे आते हैं, सम ऑफ द प्लेयर्स। बड़ा अच्छे समझना, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट है। अगर हम देखें प्लेयर्स तो वही कहानी, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट इज सम प्रीपोजिशन का, सॉरी ऑफ प्रीपोजिशन का, तो बचा क्या, सम। अब यही इसका सब्जेक्ट है। लेकिन एक चीज सुनना, सम को वाला जानते हो, मान लो टोटल ये, ठीक, टोटल प्लेयर्स है, अब मैं कह रहा हूं सम, तो बेटा सम का बोला होता है जस्ट अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन। ये हो गया सम, कुछ पार्ट, सम का मतलब कुछ, ठीक। तो मान लीजिए टोटल ये बॉयज है, टोटल प्लेयर्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कुछ मेरे फ्रेंड हैं, तो वो कुछ कौन से, ये होंगे कुछ। अब बेटा कुछ का मतलब सिंपल सी बात है, मोर देन वन तो होगा, कम से कम ये मोर देन वन तो होगा, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो, बट इतना क्लियर है कि मोर देन वन होगा ये। अब जब मोर देन वन हुआ ऑब्वियसली प्लूरल क्या जाएगा, आर। बात क्लियर, क्योंकि सम जो है बेटा ये प्लूरल है, असली सब्जेक्ट सम है, लेकिन बात सम की प्लूरल है क्योंकि प्लेयर बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ, तो बहुत सारे में से कुछ, कम से कम 2 तो होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, बन गया। नीचे आते हैं, देखो नीचे क्या करा हमने भाई, यहाँ भी सम सब्जेक्ट है, और ये योर न्यूज हो गया इस ऑफ प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। लेकिन नीचे सुनना, इस सम में फर्क है बेटा। हमें पता सम क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, और ऑफ होती है प्रीपोजिशन बताने के लिए टोटल को। सुन लेना, ऑफ जो हमारी प्रीपोजिशन होती है इसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, टोटल को बताने के लिए। इसके बाद टोटल आता है और इससे पहले इसका पार्ट लिखा आता है, पार्ट। तो टोटल को उसके पार्ट से रिलेट करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन को यूज कर लेते हैं, ठीक। अब मैंने कहा सम ऑफ यू, तुम में से कुछ, तो तुम तो पूरे टोटल हो गए, उनमें से कुछ, तो वो सम कहलाएगा। बात क्लियर। तो जो ऑफ प्रीपोजिशन है वो टोटल और उसके पार्ट को रिलेट करती है। अब ये जो उसका पार्ट है बेटा, यही पार्ट असली में सब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि जो टोटल है वो बन जाता है इस ऑफ प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट। अब यही जो पार्ट है यही कहलाएगा सब्जेक्ट। अब ये पार्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा। अब ये पार्ट है तो ये किस चीज का पार्ट है, इस टोटल का होगा। बेटा अगर टोटल काउंटेबल है तो ये पार्ट हमेशा प्लूरल होगा। बाई चांस टोटल अनकाउंटेबल है तो ये पार्ट हमेशा सिंगुलर होगा। ये चीज ध्यान रखना कि ठीक है, वो जिस भी चीज का पार्ट है वो चीज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो वो पार्ट आपका प्लूरल होगा, अनकाउंटेबल है तो पार्ट आपका सिंगुलर होगा। अब इसको ऐसा समझना, प्लेयर्स क्या थे, काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब वो चीजें जिसे आप गिन सकते हो। तो खिलाड़ियों में से कुछ, अब ऑब्वियसली काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो उनमें से कुछ, ये भी हमारा प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल हो गया आर आ गया। लेकिन बेटा न्यूज क्या है, न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, पता है तो ठीक, मैं ध्यान रखना, ये अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसका पार्ट क्या हो गया, सिंगुलर। बात क्लियर। तो ये जो सम है ये सिंगुलर है, इसलिए इज आ गया।
अब कुछ ऐसा समझना, मान लीजिए बोल रहा हूं सम ऑफ मनी, तो बेटा मनी तो टोटल हो गया, उसमें से कुछ, अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल, तो यहां जो सम है ये भी सिंगुलर होगा, ये सम आपका सिंगुलर है। ऐसे ही सम ऑफ वाटर, अब सभी जानते हैं वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, अगर ये अनकाउंटेबल है तो सम क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। बात समझ रहे हो? तो वही खेल हमने यहां खेल रखा कि फिलहाल न्यूज जो नाउन है हमारा ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए जो सम लिखा रहा है वो आपका सिंगुलर हो गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, अगला सेंटेंस देखो, माय फादर एंड टीचर कमिंग टुडे, जो मेरे पिताजी हैं और टीचर हैं वो आज आ रहे हैं। और बेटा नीचे वाला सेंटेंस देखो, बिल्कुल सेम सेंटेंस है, माय फादर एंड माय टीचर कमिंग टुडे। अब अगर देखें तो भाई यहाँ पर केवल एक ही डिफरेंस है, यहाँ दोबारा माई लिखा हुआ रहा है, यहाँ पे माई लिखा नहीं आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है केवल, और कुछ नहीं है। अब अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देखो, जब भी आप किसी कॉमन नाउन, सी एन का मतलब कॉमन नाउन, इसे आप एंड से जोड़ोगे, दो कॉमन नाउन को अगर आप एंड से जोड़ रहे हो, दो सी एन को, अब बेटा अब दिक्कत क्या है कि ये दोनों इंसान एक हो सकते हैं और दोनों इंसान अलग अलग भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हो? जब भी एंड के माध्यम से आप दो इंसान जोड़ रहे हो, दो ह्यूमन पर्सनालिटी जोड़ रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि दोनों इंसान एक ही हों और ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों इंसान अलग अलग हों। ये कई बार तो कंटेस्ट को देखकर काफी क्लियर होता है, लेकिन कई बार ये कंफ्यूजिंग बन सकता है। तो जब ये कंफ्यूजिंग बन जाता है उस समय हम कंफ्यूज ना हो, थोड़ी अपनी सहूलियत के लिए काम करते हैं कि इनके साथ लगने वाला डिटरमिनेंट्स देख लो। अगर बाई चांस वो डिटरमिनर्स केवल एक ही बार आया हुआ है तो बेटा इनको सिंगुलर मानना, इन दोनों को एक ही इंसान मान लेना। और बाई चांस अगर दोनों के साथ अलग अलग डिटरमिनर्स लगा रखा है तो इन्हें प्लूरल मान लेना। बात समझ आई? फिर कह रहा हूं, जब भी इनको एंड से जोड़ोगे, दोनों इंसान एक भी हो सकते हैं, दोनों इंसान अलग अलग भी हो सकते हैं। कई बार तो कंटेक्स्ट से ही क्लियर होता है, लेकिन कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है। उस समय क्या करना है, आपको देखना है कि इनके साथ आने वाला डिटरमिनेंट्स कितनी बार आया। अगर एक बार आया तो ठीक है, एक ही बंदा है वो, दोनों बातें उसी बारे में बात हो रही हैं, सिंगुलर मानना। दो बार आ गया तो वो दोनों अलग अलग इंसान होंगे, प्लूरल मान लेना। अब यहाँ पे आ जाओ, हम देख रहे हैं माय फादर जो मेरे पिताजी हैं और टीचर। बेटा माय तो एक ही बार लिखा हमने, क्या ऐसी प्रैक्टिकल कंडीशन है कि आपके पिताजी ही आपके टीचर हो? तो बेटा पॉसिबल है, सही बात है। अब मान लो मैं खुद टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बाई चांस कल को मेरा बेबी उस स्कूल में पढ़ता है तो मैं उसका टीचर कहलाऊंगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक फादर कैन बिकम अ टीचर? ऑब्वियसली पॉसिबल है। तो ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन है, इन्हें क्या माने, अलग माने या एक माने? तो बेटा ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें फोकस करना पड़ेगा डिटरमिनर्स पर। हमने माय डिटरमिनर्स यूज करा केवल एक बार। अगर केवल एक बार यूज कर रखा है तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा जो मेरे पिताजी हैं वही मेरे टीचर हैं, दोनों एक ही इंसान हैं। और अगर ये दोनों एक ही इंसान हैं तो बेटा आ गया इज। क्या बन गया? माय फादर एंड टीचर इज। बात क्लियर? नीचे आ जाओ। हाँ, हमने यहाँ पे क्या करा, दो बार यूज कर लिया माय का। बेटा अगर दो बार यूज कर लिया माय का तो ये मानना पड़ेगा भाई कि हमारे फादर जो है मेरे अलग हैं और मेरे टीचर दोनों अलग हैं, दोनों अलग अलग इंसान हैं। अगर अलग अलग हैं क्या गया? आर। तो क्या बन जाएगा? माय फादर एंड टीचर आर। फिर बोल रहा हूं कि जब भी ह्यूमन पर्सनालिटी कॉमन नाउन होते हैं, इनको एंड से जोड़ते हैं तो दोनों अलग अलग इंसान हो भी सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। कई बार तो मीनिंग देखकर, कंटेक्स्ट देखकर क्लियर है, आप आराम से पता कर लोगे। कई बार क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है, उस समय फोकस कीजिए डिटरमिनर्स पर। अगर हमने दो बार यूज कर रखा अलग अलग तो दोनों अलग अलग इंसान है, एक ही बार यूज कराए तो दोनों एक ही इंसान है। ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसे दो बार मेंशन करना पड़ेगा। अब नीचे देख लो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो आपका प्रिंसिपल है वही आपका क्लास टीचर हो? तो बेटा ऑब्वियसली पॉसिबल है। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे टीचर संख्या कम है तो प्रिंसिपल को ही पढ़ाना पड़ जाता है। और दैट्स प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल भी है, इसमें कोई वैसी बात तो है नहीं। अब ये दोनों एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। तो अब यहाँ कंफ्यूज है, हम इन्हें एक माने अलग अलग माने। तो सिंपल सी बात, फोकस करो डिटरमिनर्स पे। यहाँ हमने केवल एक ही बार यूज करा अवर, केवल एक बार। यहाँ कोई सा नहीं आ रहा तो ये मानना पड़ेगा भाई जो हमारा प्रिंसिपल है वही हमारा क्लास टीचर भी है, दोनों एक ही इंसान है। तो आ गया इज।
तो क्या बन गया, आवर प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर इज। अगर मैं यहां पे दोबारा अवर लिख दूं तो बेटा ये मानना पड़ेगा कि हमारा क्लास टीचर कोई और है, प्रिंसिपल कोई और है, तो वहां आ रहेगा। चलो आगे आते हैं, कमेंट करो इसमें क्या करोगे आप। अब देखो हमने ब्रदर एंड सिस्टर को जोड़ दिया एंड के माध्यम से, जैसे हमने फादर एंड टीचर जोड़ा, और हमने यहाँ पे माय एक ही बार यूज करा है, जैसे हमने यहाँ पे यूज करा। जब माय हमने एक ही बार यूज करा तो वो हमारा सिमिलर कहलाया था कि दोनों को एक ही मानना पड़ेगा। लेकिन 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 थोड़ा खोपड़ी का भी यूज कर लेना, कॉमन सेंस लगा लेना। मैंने क्या कहा था, कई बार कुछ कंटेस्ट देखकर आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि दोनों एक ही इंसान है या अलग अलग इंसान है, कंटेक्स्ट देखकर, समझकर, पढ़कर, जिसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करो, समझ जाओगे आप। अब खैर वो बात अलग है, कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं होती, वरना सब में मिलती है। ठीक यहाँ पे आओ बेटा, ठीक है हमने माई को एक ही बार यूज करा कायदे से, अब ये एक ही इंसान होना चाहिए जिस तरह यहां पर। लेकिन एक फादर तो टीचर बन सकता है, अ फादर कैन बिकम अ टीचर एंड अ टीचर कैन बिकम अ फादर, बट हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ ब्रदर कैन बिकम अ सिस्टर एंड अ सिस्टर कैन बिकम अ ब्रदर। ये कैसे पॉसिबल है बेटा। तो ब्रदर कभी सिस्टर नहीं बन सकता, ना ही कोई सिस्टर कभी ब्रदर बन सकती है। इसलिए चाहे आप माई एक बार लिखो या माई अलग से लगाओ 2 बार, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये आपके 2 अलग अलग इंसान ही माने जाएंगे। बात समझ रहे हो, थोड़ा कंटेक्स्ट समझ लेना। यहां पर चाहे तो माई एक बार लिखिए, चाहे माई लिखिए 2 बार, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों अलग अलग इंसान ही माने जाएंगे। क्योंकि आप ब्रदर कैन नेवर बिकम अ सिस्टर एंड अ सिस्टर कैन नेवर बिकम अ ब्रदर, बट a principal can become a class teacher, a father can become a teacher। एक फादर टीचर बन सकता है, प्रिंसिपल टीचर बन सकता है, टीचर प्रिंसिपल बन सकता है, टीचर फादर बन सकता है। तो वहां तो पॉसिबल है, चलो ठीक है दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां तो पॉसिबल नहीं है। तो कंटेस्ट देखकर रट्टा मत मान लेना कि माई का यूज हमने केवल एक ही बार का लगा दो आर है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा इससे आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर आई, देखिए मैंने कहा हिज फादर एंड मदर, कमेंट करना बेटा, इसमें क्या लगाओगे, कमिंग टुडे। हिज फादर एंड मदर कमिंग टुडे, कमेंट कीजिए। इसमें इज या आर क्या फिल करोगे आप। हिज फादर एंड मदर कमिंग टुडे, क्या फिल कर रहे हो। देखिए हम जानते हैं भाई हिज का यूज हमने एक ही बार करा, तो कायदे से दोनों एक ही इंसान होने चाहिए थे। लेकिन एक बात, कैन अ फादर बिकम मदर, क्या एक डैडी कभी मॉम बन सकती हैं, तो ऑब्वियसली नो एंड नेवर। आप उनका जेंडर चेंज कैसे कर दोगे हैं। तो जो फादर हैं मदर हैं, सिंपल सी बात है, दोनों अलग अलग इंसान हैं। अब चाहो तो दोबारा यहाँ पे हिज लिखिए या ना लिखिए, मर्जी आपकी, ये 2 इंसान हैं तो आ रहेगा। आई होप यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। तो कहना बड़ा आसान है कि सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, लेकिन उसमें इफेक्टिव सब्जेक्ट क्या है, असली सब्जेक्ट क्या है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि सारा खेल वर्ब का ही है, वर्ब आप लगाओगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन पहले ये तो पहचानो कि सब्जेक्ट आखिर में है क्या। बात 1 की हो रही है, बात 2 की हो रही है, कई बार आपको दिखने में 2 लग रहे हैं लेकिन रियल में वो 1 निकलता है। कई बार ऑब्वियसली सिंपल सा तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बन सकता है आपके लिए, और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। तो इसलिए बिफोर गेटिंग कंफ्यूज्ड थोड़ा इन सब चीज़ों ध्यान रखना आप। क्लियर। चलो तो ये एक कंसेप्ट था छोटा सा जो फिलहाल हमने डिस्कस कर लिया सब्जेक्ट को लेकर। अब जरा हल्का सा चलते हैं ऑब्जेक्ट को लेकर, और आज आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहानी पूरी खत्म। कल कुछ और नया लेंगे आपके फंडामेंटल सीरीज के अंदर। एक काम करना, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, और उन सेंटेंसेस में क्या गलती है जरा आप कमेंट करना। बात क्लियर। देखिए क्वेश्चन आया था, अब डालो क्वेश्चन फर्स्ट। दे हैव क्वालिफाइड इन द फाइनल राउंड।
बेटा आप कमेंट कीजिए फिलहाल इन सभी सेंटेंसेस में क्या एरर लगता है आपको। नेक्स्ट, यू कैन नॉट ब्लेम ऑन मी फॉर दिस मिस हैपनिंग। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, सम रोबर्स attacked him with iron rods. We should order for some new furniture. Question fifth, I cannot afford to this car. अब इन सेंटेंसेस के हिंदी के अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी नहीं निकाल पा रहे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अभी आपके चल रही है फंडामेंटल। आज मॉर्निंग में मैंने आपके ग्रुप के अंदर टाइम टेबल सेंड कर दिया है, फिर बोल रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे चलेगी ग्रामर फॉर कंपटीशन, ये जो सीरीज चल रही है आपकी। सैटरडे संडे चलेगा आपके क्या, ट्रांसलेशन। जल्द ही 2-3 सीरीज हम और लेके आने वाले हैं, और जो आपकी वोकैब है, वर्ड मीनिंग्स को कैसे पढ़ें, तो थोड़ा उस पर हम काम करने वाले हैं। ठीक, हर एक चीज़ समझेंगे पर थोड़ा टाइम लगना है। मैं खुद ऑलरेडी बिजी हूँ स्कूल को लेकर, तो चलता है। अब तो वैसे भी दिल्ली में आ चुके हम, ठीक तो चलता है फिलहाल। तो यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 6, आप कमेंट कीजिए फिलहाल इन सभी सेंटेंसेस में क्या एरर है। नीचे क्या हो गया यार ये। नेक्स्ट आते हैं, दे इनवाइटेड टू नो गेस्ट्स इन द celebration. Question 7th, they were discussing about some important issue. Question 8, he resembles to his father. Question 9th, you can ask to me any question and I will answer to you. I will answer to you. Question 10th, she told to me the truth. लीजिए बेटा, तो फिलहाल ये 10 सेंटेंस को छोड़ लिए हमने, और आई होप इन सभी 10 सेंटेंसेस के माध्यम से हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, बहुत कुछ। और एक बात साफ कह दूं, अभी फिलहाल एक ये क्वेश्चन नंबर 7 अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 13 सितंबर को हुआ था एग्ज़ाम, DSSB TGT का इंग्लिश का। पोस्ट कोड तो भूल गया क्या था उसका, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसमें एरर था, आंसर की के अंदर भी इन्होंने ऑप्शन बताया गलत, और मैं चैलेंज नहीं कर पाया, थोड़ी डेट निकल गई थी, टाइम निकल गया था, तो चैलेंज नहीं कर पाया। कुल मिला के ये सारे क्वेश्चन बेटा ठीक है, आपको सेम सेंटेंस कहीं मिल सकते हैं, शायद ना भी मिले, लेकिन जिस कंसेप्ट पे ये सेंटेंसेस बेस्ड हैं, ये हर साल हर एग्जाम में फिलहाल वर्ब को लेके जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले उठते हैं, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फिलहाल ये मैं नहीं चाहता कि आप भी मतलब गलतियाँ करो। हाँ, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर गलतियाँ तो हैं, ये तो पक्का क्लियर है, सब में गलतियाँ हैं और हमें सुधारना है। गलतियाँ वही है ऑब्जेक्ट को लेकर, बात समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट को लेकर ही गलतियाँ हैं, आइए सुधारेंगे।
हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है खासकर वर्ब का, तो कोई से भी वर्ब हो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा आता है, वो वर्ट या होम का रिप्लाई होगा। अब बेटा वो वर्ब कहलाती है ट्रांजिटिव। तो ये कुल मिला के ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है, बीच में कोई दूसरी चीज नहीं आती। और इसके अलावा अगर हमने कहीं पे प्रीपोजिशन का यूज कर लिया है तो प्रीपोजिशन के बाद भी उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो कुल मिलाकर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो या तो वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब का होगा या फिर उस प्रीपोजिशन का होगा। अब यही चीज देखना है, अगर प्रीपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा। आओ देख लेते हैं। बेटा देखो, दे हैव क्वालिफाइड, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। अब क्वालिफाई बेटा वर्ब है हमारी, ठीक है। इन प्रीपोजिशन है, अब द फाइनल राउंड है। अगर इन प्रीपोजिशन है तो ये तो मानना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट कि उन्होंने फाइनल राउंड के अंदर क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, ये तो राइट हो जाएगा। लेकिन बेटा दे हैव क्वालिफाइड, उन्होंने क्वालिफाई किया। अब क्या क्वालिफाई किया वो नहीं लिखा रहा, यहाँ तो बात लिखी पड़ी है फाइनल राउंड के अंदर क्वालिफाई कर लिया, लेकिन क्वालिफाई किस चीज को किया वो नहीं लिखा नहीं आ रहा। कुल मिला के ये जो हमारे क्वालिफाइड है इसके बाद व्हाट या होम का रिप्लाई चाहिए हमें, और व्हाट या होम का रिप्लाई लिखा जा सकता है। कुल मिला के हमारी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। हम देख रहे हैं कि इसके बाद प्रीपोजिशन आ गई है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये बिना ऑब्जेक्ट के लिख दिया गया है। अब या तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगाइए सेंसिबल सा ताकि इसका भी ऑब्जेक्ट आ जाए, वरना एक काम कीजिए इस इन प्रीपोजिशन काट दीजिए। क्या बन जाएगा, दे हैव क्वालिफाइड द फाइनल राउंड, उन्होंने फाइनल राउंड को भी क्वालिफाई कर लिया। तो फाइनल राउंड जो बेटा अभी था प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अब वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। अब ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो छोटी सी बात थी कि जब भी किसी भी सेंटेंस में आप ट्रांजिटिव वर्ब का यूज करते हो तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखिए, और आपके एग्जाम में बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगा दी जाएगी। अब वो ऑब्जेक्ट एक है लेकिन प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव दो है, आपकी दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही है, तो उस प्रीपोजिशन को काटिए, बेहतर रहेगा। आइए, तो क्या सीखा आपने, हमने ये सीखा कि क्वालिफाई के बाद कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगाते बल्कि उसके साथ राइट उसका ऑब्जेक्ट लिखिए। नेक्स्ट आते हैं, यू कैन नॉट ब्लेम, आप ब्लेम नहीं कर सकते किसको, मुझे। बेटा ये हो गया होम का रिप्लाई, तो ब्लेम हमारी वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब कैसे हुई ट्रांजिटिव। अगर ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ऑन काट दो। तो ऑन हमने बेब मतलब में फालतू में यूज कर लिया है, ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, फ्लो में निकल जा रहा है, लेकिन बेटा गलत ही है। यू कैन नॉट ब्लेम मी, ऑन नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं, सम रॉबर्स अटैक्ड, रॉबर्स ने अटैक करा, किसको अटैक करा बेटा, ये रहा होम का रिप्लाई। अगर ये होम का रिप्लाई तो ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये अटैक वर्ब ट्रांजिटिव है, सेंटेंस राइट है। देखो मैंने गलती कर दी लिखने में, मुझे यहाँ पे ऑन लगाना था, यहाँ मुझे ऑन लिखना चाहिए था, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर ऑन लिखा आता है और वो ऑन गलत होता, तो बाय डिफॉल्ट सेंटेंस आपका राइट लिखा गया है, ठीक, ध्यान रखना। एग्जाम में क्या है, बीच में ऑन लिखा आएगा, और ध्यान रखना अटैक के साथ कभी भी ऑन का यूज नहीं करते, क्योंकि अटैक हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद तुरंत उसका ऑब्जेक्ट आना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, वी शुड ऑर्डर, हमें ऑर्डर करना चाहिए। व्हाट, क्या ऑर्डर करना चाहिए, तो बेटा ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब है और हमें सम न्यू फर्नीचर ऑर्डर कर लेना चाहिए। ये रहा, ये तो बन गया इस ऑर्डर वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर ये इसका ऑब्जेक्ट है तो फोर तो गलत हो गया, अगर वो उसका ऑब्जेक्ट है तो फोर तो गलत हो गया बेटा, ऑब्वियसली गलत है। तो कुल मिला के एक बात कह रहा हूं कि जब भी कहीं ट्रांजिटिव वर्ब लिखी होती है तो उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती बल्कि डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है। अब थोड़ा बोलने में आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, वी शुड ऑर्डर फॉर सम न्यू फर्नीचर, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी दिखाई दे वो अच्छी ही हो, तो दिखने मत जाना। अब दिखने तो तुम भी बड़े होशियार हो क्या, वो तो खुद जानते हो, ठीक है। आओ नेक्स्ट आते हैं, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। व्हाट, क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बेटा ये रहा व्हाट का रिप्लाई। अगर ये व्हाट का रिप्लाई तो ये हो गया इस अफोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब कैसे ट्रांजिटिव, बीच में टू नहीं आएगा, छोड़ो। सो आई कैन नॉट अफोर्ड दिस कार। नेक्स्ट आते हैं, दे इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट करा, किसको, नो गेस्ट, एक भी गेस्ट को इनवाइट नहीं करा, तो बेटा ये हो गया होम का रिप्लाई इनवाइटेड, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो बीच में टू नहीं आएगा,
उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। अब होता क्या कि आपके एग्जाम में अफोर्ड के साथ ऑफ या टू लगा देंगे और इनवाइट के साथ टू लगा देंगे, तो बेटा ये नहीं आने वाला, ना तो ऑफ आना, ना टू आना, ना यहाँ पे टू आना। क्यों? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, डायरेक्ट इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखिए, बीच में कोई भी प्रीपोजिशन मत लगाइए। ठीक, अब एक सेंटेंस और देखें जरा यहाँ पे हल्का सा, क्वेश्चन नंबर 11 से देखो इधर, एक थोड़ा स्पेस सही है इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। क्वेश्चन 11 मैं कह रहा हूँ, दे मेड एन ऑर्डर फॉर सम न्यू फर्नीचर। अब जरा इस सेंटेंस देखो ना, वो उसके साथ आप फोर लगा दीजिए। अगर यूज करा है वर्ब के तौर पे तो उसके साथ फोर नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रांजिटिव होता है। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक सेंटेंस और देखो, क्वेश्चन 12 मैं कह रहा हूं, दे मेड एन अटैक ऑन द एनिमीज। उन्होंने दुश्मनों पर अटैक कर दिया। बेटा अभी हमने पढ़ा कि अटैक के साथ अगर ऑन लिखा होता तो गलत होता, तो मीन्स अटैक के साथ ऑन नहीं आता। लेकिन यहां देख रहे हैं, यहां तो अटैक के साथ ऑन आ गया और सेंटेंस राइट है। अब समझना कैसे है, ये जो अटैक है ना बेटा, ये नाउन है। क्यों? हमने यूज कर लिया डिटरमिनर्स। किसके लिए आया? अटैक के लिए। डिटरमिनर्स आता है आर्टिकल के लिए, सॉरी नाउन के लिए। और वैसे भी ऊपर वाले सेंटेंस में हमने अलग से वर्ब यूज कर लिए। अगर अलग से वर्ब यूज कर लिए तो सिंपल सी बात है, अटैक तो वर्ब रही नहीं, अब तो ऑर्डर भी वर्ब नहीं रही क्योंकि हमने मेड अलग से यूज कर लिया है। तो ये नाउन है। जिस तरह आपने कहानी पढ़ी किसके बारे में? ऑर्डर के बारे में, ठीक वैसे ही कहानी किसके बारे में है? अटैक के बारे में है। तो कंफ्यूज मत हो ना कि आप कुछ और पढ़ रहे हो, एग्जाम कुछ और मिल जाए। दो वर्ड है, असोल्ट और एक अटैक। जब भी ये दोनों वर्ड आपके वर्ब होंगे, ध्यान रखना उनके साथ ऑन या अपॉन का यूज मत करना, ये गलत होता है। लेकिन जब भी दोनों वर्ड आपके नाउन होंगे तो इनके साथ ऑन या अपॉन कुछ भी लगाइए, दोनों राइट होता है। तो ये पहचानना बड़ा पहला आपको पहचानना पड़ेगा, जो दिए गए वर्ड हैं ये आपके नाउन हैं, वर्ब हैं, क्या है, पहले ही आपको पहचानना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे कि इनके साथ प्रीपोजिशन आएगी या नहीं आएगी। आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा। एक सेंटेंस जरा और देखते हैं, ये ब्लेम वाला देख लेते हैं। हमने पढ़ा भाई ब्लेम के साथ में ऑन नहीं आता, लेकिन ये बेटा एक सेंटेंस देखो 13th, यू कैन नॉट पुट दिस ब्लेम ऑन मी। अब देख रहे भाई इस सेंटेंस में हमने ब्लेम के बाद ऑन लगा दिया। अब बेटा ये सेंटेंस राइट है, पता है क्यों? ये जो ब्लेम है ना ये नाउन है। कैसे पता? इसके लिए हमने दिस अलग से डिटरमिनर यूज कर लिया है। और जो डिटरमिनर होता है फिलहाल वो नाउन के लिए ही आता है। तो यहाँ ये बात तो क्लियर कि ये ब्लेम जो वर्ड है नाउन है। दूसरी बात, हमने अलग से वर्ब यूज कर ली है। अगर पुट आपकी वर्ब है तो ब्लेम तो वर्ब होगी नहीं, लेकिन नीचे वाले देखो ये रही हेल्पिंग वर्ब, और नीचे वाले सेंटेंस में ये रही हेल्पिंग वर्ब, तो ये बन गई थी मेन वर्ब। एक्सक्यूज मी। तो इन दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले सेंटेंस से ब्लेम हमारा नाउन है, नीचे वाले सेंटेंस से ब्लेम हमारी वर्ब है। वर्ब ट्रांजिटिव होती है लेकिन नाउन कभी ट्रांजिटिव वगैरह नहीं होता। तो एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करना हो तो प्रीपोजिशन चाहिए, ये ऑन राइट है। तो क्या सीखा? असॉल्ट का मतलब भी अटैक करना होता है, ध्यान रखना। तीसरा वर्ड है ब्लेम। ब्लेम जब नाउन होगा तो बेटा इसके साथ ऑन लग जाएगा, लेकिन जब ये वर्ब होगी तो इसके साथ ऑन नहीं लगेगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। कहीं पता चले मैंने पढ़ा दिया नहीं लगेगा और आप रट्टा मार चले गए, एग्जाम में आ गया लगा हुआ था, आपने बता दिया एरर है, पता चला वो नो एरर था, मतलब सही निकला वो। तो वही है, आधी अधूरा ज्ञान ले डूबेगा आपको। ध्यान से आते हैं, हम कह रहे हैं दे वर डिस्कसिंग, वो डिस्कस कर रहे थे। बेटा क्या डिस्कस कर रहे थे? सम इंपॉर्टेंट इश्यू, किसी एक इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में। ये हो गया डिस्कस का अपना ऑब्जेक्ट, डिस्कसिंग वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो बीच में अबाउट नहीं आएगा, कट। अब बोलने में ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, बेटा वो अबाउट बोलने में निकल जाता फ्लो में, गलत है। डिस्कस के बाद कभी भी अबाउट का यूज नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं, ही रिजेंबल्स। बेटा रिजेंबल जानते मतलब क्या होता है? रिजेंबल का मतलब होता है किसी से चेहरा मिलना। इसका मतलब लुक अलाइक या लुक लाइक।
उसके जैसा दिखाई देना। अब लाइक क्या है, बाय डिफॉल्ट पहले से प्रीपोजिशन है। दो तरीके हैं, इसके अंदर पहले से ही प्रीपोजिशन की सेंस है तो दोबारा लगाऊं मत। दूसरी बात, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ही रिजेंबल्स, उसका चेहरा मैच खाता है, किससे खाता है, हिज फादर। ये हो गया होम का रिप्लाई, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव नो प्रीपोजिशन। सो ही रिजेंबल्स हिज फादर, इसका मतलब उसके और उसके डैडी का चेहरा मिलता है। आगे आते हैं, यू कैन आस्क टू मी, आप पूछ सकते हो, किससे पूछोगे, मुझसे। बेटा ये हो गया होम का रिप्लाई, इस आस्क वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट। और कल ही पढ़ा था डाई ट्रांजिटिव वर्ब, दो ऑब्जेक्ट आएंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो पहला ऑब्जेक्ट, और क्या पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन दूसरा ऑब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं भाई पहले ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमने टू लगा दिया। बेटा टू का यूज तब करते हैं जब ये क्वेश्चन पहले आता, जब वस्तु पहले इंसान बाद में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट बाद में, तब लगाते टू। फिलहाल यहाँ तो बदतमीजी हो गई, काटो। तो क्या बनेगा, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे आ जाओ, आई विल आंसर टू यू, मैं आंसर दूंगा, किसको दूंगा, बेटा ये रहा होम का रिप्लाई, इस आंसर का अपना ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ भी टू गलत। आई विल आंसर यू, क्या बोलते हैं, प्लीज आंसर माई कॉल, मेरे कॉल का जवाब दीजिए, तो आंसर माई व्हाट कॉल, कॉल का जवाब दीजिए, तो वही खेल यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाओ, शी टोल्ड, उसने बताया, किसको बताया, बेटा ये हो गया होम का रिप्लाई, इस टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट, क्या बताया, सच। ये हो गया व्हाट का रिप्लाई, टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट। अभी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, हम जानते हैं कि ये जो मी से पहले टू आ रहा है, ये आता है कब, जब द ट्रुथ शुरू में आता, इससे पहले आता, लेकिन बाद में लिखा रहा है, ये गलत। ट्रांजिटिव वर्ब को उससे ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बीच में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज मत कीजिए। एंड ये नीचे दो सेंटेंस आपके डाई ट्रांजिटिव वर्ब वाले, बेटा ये सेंटेंसेस राइट थे अगर ये बाद वाला ऑब्जेक्ट पहले आता तो, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये कल की वीडियो में बताएगी आपको। तो आई होप आपने कल वाली वीडियो देखी होंगी, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप में से कोई 30 मार्क्स हैं, कुछ लोग ऐसे जो नहीं देखी जिन्होंने, तो मैं फिर रेकमेंड करूंगा आप जाके स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4, ठीक, मतलब एक के बाद एक देखना वीडियो। अगर आप आगे पीछे देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, आपके भी और मेरे भी। तो इसलिए फिर बोल रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं करनी, समझदारी दिखानी है आपको। बेशक 2 दिन लेट पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप पूरा देखो। तो चलिए, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, शुरू के 10 क्वेश्चन लिए सब्जेक्ट के बारे में, और ये बाद के हमारे 10 क्वेश्चन लिए हमने ऑब्जेक्ट के बारे में, कि किस तरीके से इनको लेके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह आते हैं। आई होप यहाँ तक सारा को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, ग्रुप के अंदर एक व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर एक लिंक दिया गया है, ग्रुप का ही। आपके साथ जितने भी लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से, एंड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्कूल या किसी भी क्लास में हो, आप उन सब के साथ अगर चाहते हैं कि वो भी हमारे इस प्रोग्राम का पार्ट बने, तो प्लीज़ उस लिंक को सभी के साथ शेयर कीजिए। बात क्लियर। एंड जो भी आपके डाउट्स वगैरह होते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जो लोग आप में से हमारे फिलहाल व्हाट्सअप ग्रुप पे नहीं हैं, तो 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला व्हाट्सअप ग्रुप का, जिसमें केवल मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ, जहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलता है आपको। दूसरा व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है डिस्कशन के नाम से, उसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, जो भी डाउट्स है उसे आप शेयर कर सकते हो, ठीक। तो दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए, बहुत है आज के लिए, इसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और जो भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते हैं आपसे फिर कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।